सोचिए, एक लेखक ने ना एक कहानी लिखी हाँ और उसे एक फिल्म डायरेक्टर के पास भेज दिया। हाँ। अब वो कहानी पर्दे पर क्या रूप लेगी? मतलब वो किस तरह की फिल्म बनेगी? बिल्कुल। क्या वो एकदम हाई ऑक्टेन पुलिस एक्शन थ्रिलर बनेगी जहां सायरन बज रहे हैं, पुलिस दरवाजे तोड़ रही है? हाँ, या फिर वो एक शांत सा बहुत ही गंभीर कोर्टरूम ड्रामा बनेगी जहां सिर्फ गवाह कटघरे में आ रहे हैं और बहस हो रही है? सही बात है। दिलचस्प बात पता है क्या है? ये इस बात पर उतना निर्भर करता ही नहीं है कि असल में घटना क्या थी। अच्छा। हाँ, ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि वो जो स्क्रिप्ट थी ना, वो लिखी कैसे गई थी। मतलब शब्दों का चुनाव, सीन का जो विवरण है, बस यही तय करता है कि डायरेक्टर आखिर बनाएगा क्या। अरे वाह, ये उपमा तो बहुत ही सटीक है। और पता है, न्याय प्रणाली के भीतर जब हम अदालतों में प्रवेश करते हैं ना, तो मजिस्ट्रेट की अदालत में बिल्कुल यही प्रक्रिया, मतलब हूबहू यही हर दिन दोहराई जाती है। हर दिन? हाँ, देखिए, जब एक नया वकील या कोई लॉ का स्टूडेंट अपना ड्राफ्ट लेकर अदालत पहुंचता है ना, तो वो कागज का टुकड़ा सिर्फ एक अर्जी नहीं होता। तो क्या होता है? वो एक स्क्रिप्ट होती है। स्क्रिप्ट। बिल्कुल। और आज हम इसी स्क्रिप्ट की कला पर अपनी गहरी चर्चा करने वाले हैं। आज हम मनीष शुक्ला एंड एसोसिएट्स की जो आपराधिक विधि ड्राफ्टिंग श्रृंखला है, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष शुक्ला और अधिवक्ता अमन बाजपेयी जी के अनुभव साझा किए गए हैं, हम उसका गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। तो आज का हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि हम ये समझें कि एक मजिस्ट्रेट उस ड्राफ्ट को देखकर ये कैसे तय करता है कि इस मामले में पुलिस को जांच का आदेश देना है, यानी एफआईआर का आदेश देना है, हाँ। या फिर उसे सीधे परिवाद, मतलब जिसे हम कंप्लेंट केस कहते हैं, उसके रूप में खुद ही सुनना है। यार, ये तो नए वकीलों के लिए मतलब जीवन और मृत्यु जैसा सवाल होता है ना? एकदम सही कहा आपने। क्योंकि जब आप मजिस्ट्रेट के सामने अपना प्रार्थना पत्र रखते हैं, तो वो एक कागज ही ये तय करने वाला है कि राज्य की जो पूरी पुलिस मशीनरी है, हाँ, वो आपके मुवक्किल के समर्थन में उतरेगी या नहीं उतरेगी। बिल्कुल। तो चलिए हम ना सीधे उस पल में चलते हैं जहां एक वकील अपना ड्राफ्ट मजिस्ट्रेट की टेबल पर रखता है। ठीक है, चलते। नए कानून के आने के बाद, मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS के आने के बाद, मजिस्ट्रेट का नजरिया क्या होता है? मतलब वो सबसे पहले उस ड्राफ्ट में खोज क्या रहे होते हैं? देखिए, इसे समझने के लिए ना हमें उस चश्मे को पहनना होगा जिससे एक मजिस्ट्रेट किसी मामले को देखते हैं। कैसा चश्मा? मैं बताती हूँ। जब कोई आवेदन BNSS की धारा 173(4) के तहत आता है, जिसे हम दशकों तक CRPC की धारा 156(3) के नाम से जानते थे। एकदम सटीक वही धारा। तो जब ये आवेदन आता है, तो मजिस्ट्रेट के दिमाग में न सिर्फ एक प्राथमिक सवाल घूम रहा होता है। क्या? वो ये नहीं सोचते कि क्या कोई अपराध हुआ है या नहीं हुआ है। अच्छा, तो क्या सोचते हैं? उनका सवाल ये होता है कि क्या इस ड्राफ्ट में दिए गए तथ्य ऐसे हैं जिनकी सच्चाई केवल और केवल पुलिस जांच यानी इन्वेस्टिगेशन के जरिए ही बाहर आ सकती है। केवल पुलिस जांच के जरिए। इस शर्त को ना थोड़ा खोलते हैं। हाँ, बताइए। अगर कोई व्यक्ति अदालत पहुंचा है और कह रहा है कि भाई मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है, तो अपराध तो हुआ ही है ना? हाँ, आरोप तो है ही। तो आम धारणा तो यही होती है कि अगर अपराध हुआ है तो पुलिस को जांच करनी ही चाहिए। ये सिस्टम में ये फिल्टर क्यों लगाया गया है कि पुलिस केवल तभी आएगी जब उसके बिना काम ही ना चल सके? मतलब अदालत हर मामले को पुलिस के पास क्यों नहीं भेज देती? इसका बहुत सीधा सा कारण है। न्यायपालिका और पुलिस प्रशासन के पास संसाधन, मतलब रिसोर्सेज, असीमित तो है नहीं। हाँ, ये बात तो है। पुलिस वैसे ही बहुत व्यस्त रहती है। बिल्कुल। और दिन भर में अदालतों में ना सैकड़ों आवेदन आते हैं। कुछ में वाकई बहुत गंभीर और जटिल आपराधिक साजिश होती है, लेकिन कुछ महज पड़ोसियों के बीच की मामूली कहासुनी होती है या सिविल नेचर के विवाद होते हैं। अच्छा, छोटे मोटे झगड़े। हाँ, तो न्यायपालिका ना यहाँ एक गेटकीपर की तरह काम करती है। देखिए, पुलिस के पास कुछ विशेष और कह सकते हैं असाधारण शक्तियां होती हैं। जैसे किसी के घर का ताला तोड़कर तलाशी लेना, बैंक के सर्वर से डेटा निकालना, या संदिग्धों को गिरफ्तार करके पूछताछ करना, संपत्तियों को जब्त करना। हाँ, ये सब तो सिर्फ पुलिस ही कर सकती है। तो एक मजिस्ट्रेट बस ये देखता है कि क्या इस विशेष मामले में इन असाधारण शक्तियों की वास्तव में आवश्यकता है भी या नहीं। मतलब मान लीजिए अगर कोई ऐसा मामला है जहां दो भाइयों के बीच किसी पुश्तैनी जमीन का विवाद चल रहा है। हाँ, बिल्कुल। और दोनों भाइयों के पास अपने अपने सारे कागजात मौजूद हैं, गवाह भी परिवार के ही लोग हैं। तो वहां पुलिस को बुलाकर तलाशी लेने या फॉरेंसिक जांच कराने की कोई जरूरत ही नहीं है ना? सच्चाई तो अदालत में कागजात देखकर ही तय हो सकती है।
एकदम सटीक उदाहरण दिया है आपने। ऐसे मामलों में ना पुलिस की इतनी भारी भरकम मशीनरी का समय बर्बाद करना न्याय प्रणाली के लिए बहुत नुकसानदेह है। सही बात है। इसलिए मजिस्ट्रेट ये देखते हैं कि क्या मौके का मुआयना करना अनिवार्य है, क्या कोई ऐसी रिकवरी करनी है जो एक आम आदमी या शिकायतकर्ता खुद नहीं कर सकता। समझ रहा हूँ। अगर ड्राफ्ट से ये स्पष्ट रूप से झलक रहा है कि बिना पुलिस विवेचना के मामले का सच कभी अदालत के सामने आ ही नहीं पाएगा, मतलब कोई और रास्ता ही नहीं है। हाँ, केवल उसी परिस्थिति में धारा 173 4 BNSS के तहत संबंधित थाने को FIR दर्ज करके विवेचना करने का आदेश दिया जाता है। और बस यहीं से सारा खेल जो ड्राफ्टिंग की कला है ना, उसका शुरू होता है। बिल्कुल। क्योंकि अगर मजिस्ट्रेट वो गेट कीपर है जिसे ये तय करना है कि पुलिस को बुलाना है या नहीं, तो एक वकील को उस गेट कीपर को मनाना होगा। हाँ, उसे कन्विंस करना होगा। उसे अपने शब्दों से साबित करना होगा कि साहब, इस मामले में ना पुलिस के बिना काम नहीं चलने वाला। सही कहा। तो स्रोत में अधिवक्ता अमन वाजपेयी जी ने कुछ बहुत ही स्पष्ट और एकदम व्यवहारिक सुझाव दिए हैं कि ये ड्राफ्ट असल में दिखना कैसा चाहिए। हाँ, उन्होंने बहुत अच्छी चेकलिस्ट दी हैं। अगर हम उन सुझावों को नए वकीलों के लिए एक टूल किट या चेकलिस्ट में बदल देना, तो सबसे पहली बात जो सामने आती है वो ये है कि आवेदन केवल आरोपों का समूह या जिसे कहें क्लस्टर ऑफ एलिगेशंस नहीं होना चाहिए। आरोपों का समूह। हाँ, मैं इसे ऐसे देखता हूं कि कोई वकील सिर्फ एक लंबी चौड़ी शिकायत लिख दे कि इस आदमी ने मेरे मुवक्किल की जिंदगी बर्बाद कर दी है, ये बहुत बड़ा धोखेबाज है, इसने सारे पैसे हड़प लिए। हाँ, लोग अक्सर ऐसा ही लिखते हैं। पर ये तो बस भड़ास निकालना हुआ ना, तथ्य तो इसमें कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। देखिए, भावनाएं अदालत में काम नहीं आती, वहां सिर्फ तथ्य बोलते हैं। आरोपों का समूह होना ना सबसे आम गलती है जो जूनियर स्तर पर ड्राफ्टिंग में देखने को मिलती है। जब आप केवल ये लिखते हैं कि धोखाधड़ी हुई है, तो आप मजिस्ट्रेट को जांच करने के लिए कोई ठोस आधार दे ही नहीं रहे हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? यहीं पर चेकलिस्ट का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है। आवेदन में ठोस और स्पष्ट तथ्य, मतलब सॉलिड एंड क्लियर फैक्ट्स होने चाहिए। ड्राफ्टिंग को ना एक आर्किटेक्ट के ब्लूप्रिंट की तरह होना चाहिए। ब्लूप्रिंट की तरह? कैसे? मतलब घटना किस दिन हुई, कितने बजे हुई, कौन कौन लोग वहां शारीरिक रूप से मौजूद थे, अगर कोई डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसका रेफरेंस नंबर क्या है। अच्छा, एक तरह से वकील को खुद एक मिनी इन्वेस्टिगेटर बनना पड़ता है कागज पर ही। एकदम सही। उसे WH फैमिली, मतलब कब, क्यों, कहां, कैसे, कौन, उसका पूरा खाका देना होगा। हाँ, पूरी तस्वीर साफ करनी होगी। इसके बाद तीसरा बिंदु आता है कि अपराध संज्ञेय, मतलब कॉग्निजेबल प्रकृति का होना चाहिए। यानी अपराध ऐसा हो जो कानून की नजर में इतना गंभीर है कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार रखती हो। बिल्कुल, जैसे हत्या, गंभीर चोट पहुंचाना, डकैती या कोई बहुत बड़ा आर्थिक फर्जीवाड़ा। हाँ। और पता है, ये जो तीसरा बिंदु है ना, ये सीधे तौर पर चौथे बिंदु से जुड़ता है। वो क्या है? वो शायद इस पूरी ड्राफ्टिंग प्रक्रिया का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। आपके ड्राफ्ट को ये चीख चीख कर कहना चाहिए कि मामले में ऐसे जांच योग्य तथ्य, मतलब इन्वेस्टिगेबल फैक्ट्स मौजूद हैं जिन्हें पुलिस के अलावा कोई और सुलझा ही नहीं सकता। मैं ना इस जांच योग्य तथ्य वाली बात को एक पहेली की तरह समझता हूँ। अच्छा, कैसे? बताइए। मान लीजिए एक मुवक्किल मेरे पास आता है, मैं मजिस्ट्रेट के सामने ड्राफ्ट रखता हूँ और कहता हूँ, हुजूर, मेरे पास इस पहेली के कुछ टुकड़े हैं। मुझे पता है कि धोखाधड़ी हुई है, लेकिन इस पहेली के जो असली और सबसे जरूरी टुकड़े हैं ना, जैसे उस फर्जी कंपनी का रजिस्टर या उन जाली स्टैम्प पेपर को छापने वाली मशीन, वो सब उस अपराधी के घर के एक कमरे में बंद हैं और उस कमरे का ताला तोड़ने की कानूनी चाबी सिर्फ और सिर्फ पुलिस के पास है। क्या बात है! मैं खुद जाकर तो उसका ताला नहीं तोड़ सकता ना। बिल्कुल नहीं। तो जब वकील इस बात को कागज पर उतार देता है तो मजिस्ट्रेट को तुरंत समझ आ जाता है कि पुलिस बल की जरूरत आखिर क्यों है। आपकी ये पहली वाली उपमा ना ड्राफ्टिंग की पूरी आत्मा को स्पष्ट कर देती है। शुक्रिया। वकील को ड्राफ्ट में ये स्पष्ट लिखना होता है कि किन चीजों की बरामदगी या रिकवरी होनी अभी बाकी है। मान लीजिए मामला प्रॉपर्टी फ्रॉड का है। ठीक है। स्रोत के अनुसार अगर वकील केवल ये लिखता है कि इन्होंने मुझे प्लॉट के नाम पर ठग लिया, तो ये बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। हाँ, ये तो फिर से क्लस्टर ऑफ एलिगेशन हो गया। बिल्कुल। लेकिन अगर ड्राफ्ट में ये लिखा है कि आरोपी ने एक फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल किया है जिसका ओरिजिनल दस्तावेज बरामद किया जाना आवश्यक है,
और इसमें इस्तेमाल की गई मोहर फर्जी है, जिसकी फोरेंसिक जांच केवल पुलिस द्वारा ही कराई जा सकती है। अरे वाह, ये तो बहुत स्पेसिफिक हो गया। हाँ, और यही वो भाषा है जो धारा 173(4) BNSS के तहत FIR का आदेश पारित करवाती है। चलिए, ये तो हो गए तथ्य और ड्राफ्टिंग की भाषा। लेकिन क्या सिर्फ एक अच्छी कहानी लिख देना ही काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि चेकलिस्ट का 5वां बिंदु कहता है कि इन हवाई दावों के समर्थन में कुछ प्रारंभिक साक्ष्य भी मौजूद होने चाहिए। हाँ, प्राइमा फेसी एविडेंस। मतलब आपको मजिस्ट्रेट को ये विश्वास दिलाना होगा कि आप सिर्फ कहानियां नहीं गढ़ रहे हैं, आपके पास कुछ तो ऐसा है जो आपकी बात में वजन डालता है ना? एकदम सही। देखिए, मजिस्ट्रेट केवल हवा में लगाए गए आरोपों पर राज्य की मशीनरी को परेशान नहीं कर सकते। हाँ, वरना तो हर कोई पुलिस भेज देगा किसी के भी घर। बिल्कुल। इसलिए प्रारंभिक साक्ष्य अनिवार्य है। अगर आप गंभीर मारपीट का आरोप लगा रहे हैं तो आपके ड्राफ्ट के साथ कोई मेडिकल रिपोर्ट या कम से कम अस्पताल की पर्ची संलग्न होनी चाहिए। सही बात है। अगर कोई संपत्ति का विवाद है तो बैंक के स्टेटमेंट या लेन देन की कोई रसीदें होनी चाहिए। या कम से कम ये जिक्र होना चाहिए कि घटना के समय वहां एक CCTV कैमरा लगा था जिसकी फुटेज पुलिस जांच में निकाली जा सकती है। अच्छा। ये सब ना मजिस्ट्रेट को एक विश्वास देता है कि मामले में वास्तव में आगे जांच करने के लिए एक ठोस जमीन मौजूद है। चलिए, अब ना सिक्के के दूसरे पहलू पर आते हैं। ठीक है। हमने ये तो देख लिया कि एक बेहतरीन ड्राफ्ट FIR का आदेश लेकर आ जाता है, लेकिन अगर कोई नया वकील इन 5 बातों का ध्यान नहीं रख पाता है तो तब तो मुश्किल है। अगर उसकी ड्राफ्टिंग कमजोर रह जाती है और वो मेरी पहली वाली उपमा वहां काम नहीं करती। हाँ। मेरा मतलब है, जब मजिस्ट्रेट उस ड्राफ्ट को पढ़ते हैं और उन्हें लगता है कि यार इसमें कोई जांच योग्य तथ्य तो है ही नहीं, या इसमें पुलिस की कोई जरूरत नहीं है, तो उस प्रार्थना पत्र का होता क्या है? क्या वो सीधे डस्टबिन में चला जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। केस वहीं खत्म हो जाता है क्या? नहीं, यहीं से ना कानूनी प्रक्रिया का दूसरा रास्ता खुलता है, जिसे समझना हर लॉ स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा। आवेदन खारिज नहीं होता है जब मजिस्ट्रेट को लगता है कि आपके द्वारा प्रस्तुत तथ्य ऐसे हैं जिनमें तत्काल पुलिस जांच या किसी विशेष रिकवरी की कोई आवश्यकता नहीं है, या फिर उन्हें लगता है ये मामला मुख्यतः व्यक्तिगत विवाद, मतलब माइनर पर्सनल डिस्प्यूट का है, तो वे उस अर्जी को परिवाद यानी कंप्लेंट केस के रूप में दर्ज कर लेते हैं। परिवाद? इसका मतलब है कि अब ये कोर्टरूम ड्रामा बन गया है। बिल्कुल। पुलिस की सायरन वाली गाड़ियां अब इस कहानी से पूरी तरह बाहर हो चुकी हैं। एकदम सही समझे आप। पर इस प्रक्रिया में ये जो बदलाव है, ये असल में कैसे काम करता है? देखिए, कंप्लेंट केस में न्यायालय उस मामले का संज्ञान स्वयं लेता है। अच्छा। इसमें पुलिस की किसी जांच रिपोर्ट या चार्जशीट का इंतजार नहीं किया जाता। तो फिर क्या होता है? मजिस्ट्रेट सीधे शिकायतकर्ता को कटघरे में बुलाते हैं और CRPC की पुरानी धाराओं 200 और 202, जो अब BNSS में प्रतिस्थापित हो गई हैं। हाँ, बिल्कुल, तो उसके तहत वो गवाहों के बयान दर्ज करना शुरू कर देते हैं। इसमें शिकायतकर्ता को खुद अदालत में अपने गवाह लाने होते हैं और अपने सारे सबूत पेश करने होते हैं। रुको, यहाँ मुझे ना एक बहुत बड़ी समस्या नजर आ रही है। क्या? अगर अदालत ने मामला सुन ही लिया है और मजिस्ट्रेट खुद बयान दर्ज कर रहे हैं, तो ये तो एक तरह से अच्छी बात लग रही है ना? हाँ, बाहर से देखने में तो लगता है। फिर वकील कंप्लेंट केस या परिवाद से इतना डरते क्यों हैं? ऐसा क्यों माना जाता है कि अगर 173(4) की अर्जी परिवाद में बदल गई तो ये वकील की एक तरह से हार हो गई? हार इसलिए माना जाता है क्योंकि ये ना मुवक्किल के लिए एक बहुत बड़ा प्रशासनिक और मानसिक बोझ बन सकता है। बोझ कैसे? विशेष रूप से तब जब मामला असल में ऐसा था जिसमें पुलिस की जरूरत थी। हाँ। लेकिन वकील अपनी खराब ड्राफ्टिंग के कारण मजिस्ट्रेट को ये समझा ही नहीं पाया। मान लीजिए मेरा भाई प्रॉपर्टी फ्रॉड वाला मामला था। ठीक है। जहां मुझे बैंक के सर्वर से डेटा निकलवाना था, फर्जी मोहरों की रिकवरी करवानी थी और हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स की जरूरत थी। बिल्कुल। इसमें तो पुलिस का होना 100% जरूरी था ना? हाँ, बिल्कुल था। लेकिन मेरे वकील ने ड्राफ्टिंग इतनी साधारण और खराब की, उसने सिर्फ लिख दिया कि पैसे ले लिए और जमीन नहीं दी। जो कि अक्सर होता है। तो मजिस्ट्रेट को लगा ये सिर्फ पैसों के लेन देन का एक साधारण सा व्यक्तिगत विवाद है। और मजिस्ट्रेट ने पुलिस जांच तारीख देने के बजाय उसे परिवाद में बदल दिया। अब इसका असर क्या होगा? असर ये होगा कि अब जो काम पुलिस को करना था ना, जैसे बैंक मैनेजर से पूछताछ करना, सर्वर रूम से डेटा निकालना, उस स्टैंप वेंडर को पकड़ना, हाँ, वो सब अब उस शिकायतकर्ता को खुद करना होगा। बाप रे! वो बेचारा आम नागरिक अदालत के समन लेके खुद बैंक के चक्कर काटेगा। ये तो बहुत मुश्किल है। वो फर्जीवाड़े की जांच खुद कैसे करेगा? नहीं कर सकता।
जब सबूत जुटाने का पूरा भार पुलिस के मजबूत कंधों से हटकर एक अकेले शिकायतकर्ता के कमजोर कंधों पर आ जाता है ना, तो केस का ढांचा वहीं चरमराने लगता है। बिल्कुल। इसीलिए वकील ये पूरी कोशिश करते हैं कि यदि अपराध संज्ञेय है और गंभीर है तो वो किसी भी कीमत पर परिवाद में ना जाए, बल्कि उसकी FIR ही दर्ज हो। तो ये बात एकदम साफ है कि एक छोटी सी चूक या ड्राफ्ट में जांच योग्य तथ्यों को उभार कर न लिख पाना पूरे केस का बोझ मुवक्किल की कमर पर डाल सकता है। एकदम सही कहा। स्रोत में न मनीष शुक्ला जी ने इस पूरी जद्दोजहद को एक बहुत ही स्पष्ट सूत्र, मतलब एक फॉर्मूला में पिरोया है। हाँ, वो फॉर्मूला बहुत काम का है। मुझे लगता है ये सूत्र हर लॉ स्टूडेंट को अपनी डायरी में लिख लेना चाहिए। बिल्कुल। उनका वो सूत्र है, यदि तथ्य जांच योग्य है तो आदेश FIR का होगा, और यदि मामला सीधे सुनवाई योग्य में तो वो परिवाद के रूप में पंजीकृत होगा। एक कुशल वकील ना इसी सूत्र को ध्यान में रखकर अपने ड्राफ्ट की रचना करता है। वो मजिस्ट्रेट के सामने ये बिल्कुल स्पष्ट करता है कि हुजूर, ये मामला सीधे सुनवाई योग्य नहीं है, बल्कि इसमें गहन जांच की आवश्यकता है। सच कहूं तो ये पूरी चर्चा एक बहुत ही गहरा सबक देती है। हाँ। उस सच्चाई को कागज पर उतारने का जो तरीका है ना, असल में वही मायने रखता है। आपकी कलम ही केस का भाग्य तय करती है। एकदम सही बात है। तथ्य कैसे बुने जाते हैं, इसी से तय होता है कि मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन का हथौड़ा चलेगा या फिर अदालत में गवाहों की लंबी और थका देने वाली कतार लगेगी। और नए वकीलों के लिए ये बहुत बड़ा संदेश भी है। क्या? देखिए, आपको कानून की किताबें पूरी रटी हो सकती है। हाँ। आपको सारे सेक्शन याद हो सकते हैं। हाँ। लेकिन जब तक आप तथ्यों को एक स्पष्ट, तार्किक और जांच की मांग करने वाले तरीके से मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने की कला नहीं सीखते ना, आप एक सफल वकील नहीं बन सकते। सही बात है। और जैसा कि स्रोत में बताया गया है, हाँ। इस ड्राफ्टिंग के बाद अगला महत्वपूर्ण चरण ये समझना होता है कि अदालत की वास्तविक प्रक्रिया आखिर कैसे चलती है। हाँ। और गवाहों के बयानों को कैसे दर्ज किया जाता है, जो कि अपने आप में अलग और बहुत जटिल विषय है। बिल्कुल। और हम ना वापस वहीं आ गए जहां से हमने इस गहरी चर्चा की शुरुआत की थी, वो स्क्रिप्ट और फिल्म डायरेक्टर वाली बात। हाँ, बिल्कुल वहीं आ गए। आज हमने जो कुछ भी समझा ना, उससे मेरे मन में एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो थोड़ा परेशान करने वाला विचार भी आ रहा है। अच्छा, ऐसा क्या विचार है जो आपको परेशान कर रहा है? देखिए, हमने ये निष्कर्ष निकाला कि ड्राफ्टिंग का जो तरीका है, शब्दों का चयन और तथ्यों को प्रस्तुत करने की कला है, वही ये तय करती है कि मामले में पुलिस जांच यानी FIR होगी या फिर कोर्ट रूम की सुनवाई यानी कंप्लेंट केस होगा। बिल्कुल यही बात हुई। तो क्या इसका मतलब ये भी है कि कोई बेहद चतुर और अनुभवी वकील किसी साधारण से मामूली व्यक्तिगत विवाद या सिविल प्रकृति के मामले को भी अपनी बेहतरीन लेखनी के जादू से एक गंभीर संज्ञेय अपराध की तरह ड्राफ्ट कर सकता है? क्या वो जानबूझकर कुछ ऐसे जांच योग्य तथ्य पैदा कर सकता है जो असल में थे ही नहीं? हाँ, ये एक सवाल तो है। सिर्फ इसलिए ताकि सामने वाले व्यक्ति पर पुलिस की गिरफ्तारी का भारी दबाव बनाया जा सके। ये तो एक तरह से सिस्टम का इस्तेमाल एक हथियार की तरह करना हुआ ना। मैं सहमत हूँ। ये ना कानूनी दुनिया की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई की तरफ इशारा करता है, जिसे अक्सर लीगल सर्कल्स में ड्राफ्टिंग मैजिक या ओवर ड्राफ्टिंग कहा जाता है। और बस यही सोचने वाली बात है श्रोताओं, क्या हमारा न्यायतंत्र या ये जो नया कानून BNSS आया है, वो वकीलों के इस ड्राफ्टिंग के जादू से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या एक मजिस्ट्रेट की पारखी नजर हमेशा असली तथ्यों और चतुराई से गढ़ी गई कहानियों के बीच का फर्क पकड़ सकती है? हाँ। क्योंकि अंत में कहानी चाहे जो भी हो, असली खेल तो राइटर के शब्दों का ही है ना। बिल्कुल सही कहा। इस सवाल पर आप लोग जरूर विचार कीजिएगा। ये ड्राफ्टिंग की ताकत भी है और उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी। एकदम सही। आज की हमारी ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। स्रोत सामग्री को इतनी बारीकी से समझने के लिए हमारे साथ बने रहने का बहुत बहुत शुक्रिया।